सुंदरवन गांव में वनराज नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी प्रिया के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा था। हर सुबह वनराज अपने गधे के साथ जंगल की ओर निकलता, इस उम्मीद में कि कभी तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी। अजी, क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरे जीवन ऐसे ही आधे पेट खाकर बिताना होगा? अरे भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने और बेचने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। देखते हैं, यदि कभी हमारे जीवन में सुख लिखा हो तो वह सुख हमें जरूर मिलेगा। अच्छा भगवान, अब मैं चलता हूँ, मेरा लकड़ियां लेने जाने का समय हो गया है। अरे मेरे प्यारे गधे, चलो, अब हमारा लकड़ियां लाने का समय हो चुका है। वनराज अपने गधे के साथ जंगल की ओर निकलता है। मेरे हिसाब से यही पेड़ ठीक रहेगा, चलो इसे ही काट लेता हूं। वनराज जल्दी से लकड़ियां काटकर अपने गधे पर लाद लेता है और घर की तरफ निकलने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कोई तकलीफ में है, चलो चलकर देखता हूँ। वनराज जल्दी से उसी ओर जाने लगता है जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये क्या? ये तो एक पक्षी है, लेकिन ये तो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। अरे प्रिया, तुम जल्दी से हल्दी और चूने का लेप लेकर आओ, मुझे इस पक्षी के जख्मों पर उस लेप को लगाना है। प्रिया तुरंत हल्दी और चूने का लेप लेकर आती है। वनराज तुरंत उस पक्षी के जख्मों पर उस लेप को लगाने लगता है। अरे पक्षी भाई, मैंने तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दी है, अब तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। इस प्रकार पक्षी 1-2 दिनों में ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। चलो आज तो इसी झोपड़ी में ही चोरी कर लेता हूँ। हो सकता है इस झोपड़ी में ही मुझे कुछ काम की चीज मिल जाए। इतना कहकर विक्रम उस झोपड़ी में घुस जाता है। तभी जादुई पक्षी उस चोर को देख लेता है। अरे मालिक, जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक, जल्दी उठो। अरे मालिक, जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक, जल्दी उठो। अरे वाह, ये पक्षी तो बोलता भी है। तो क्यों ना मैं इसी पक्षी को ही पकड़ ले जाता हूँ। बाजार में तो इसकी कीमत अच्छी मिलेगी, और तो कुछ इस झोपड़ी में दिख भी नहीं रहा है। इतना सोचकर विक्रम तुरंत ही पक्षी का पिंजरा उठाता है और वहां से भाग जाता है। चोर को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। ओहो, मैं तो रात भर चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा इस पक्षी का क्या करना है। इतना सोचकर विक्रम उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। तभी वहां से महाराज इंद्रजीत अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, नहीं तो यह चोर मुझे मार डालेगा। अरे ये कौन है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है? लेकिन आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे महाराज, उधर नहीं, इधर नीचे देखिए। महाराज, मैं इधर हूँ। महाराज, मुझे बचा लीजिए, यह चोर मुझे उठाकर ले जा रहा है। अरे वाह, ये पक्षी तो बोल भी सकता है।
चलो मैं इस पक्षी को खरीद लेता हूँ। ये पक्षी मेरी पुत्री राजकुमारी नीला को बहुत पसंद आएगा। अरे ओ चोर, चल अब उठ जा। और कितना सोएगा तू? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे कुछ मत करना महाराज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम यह पक्षी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 सोने की मोहरें दूंगा। राजा की यह बात सुनकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है। लेकिन याद रहे, मैं तुम्हें यह मोहरें तभी दूंगा यदि तुम आज से चोरी करना छोड़ दोगे। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा। महाराज इंद्रजीत तुरंत ही उस चोर को 100 सोने की मोहरें दे देते हैं और पक्षी का पिंजरा लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे राजकुमारी नीला, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे पिताजी, ये पक्षी तो कितना सुंदर है। हाँ पुत्री, यह कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं है। ये जादुई पक्षी इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। फिर तो यह एक अद्भुत पक्षी है पिताजी। आज से मैं इस पक्षी को अपने साथ ही रखूंगी। राजकुमारी नीला रोज उस जादुई पक्षी को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन जादुई पक्षी को उस वनराज की बहुत ज्यादा याद आती रहती थी। अरे मेरे प्यारे पक्षी, मैं तुम्हें कुछ भी खिलाती हूँ, तुम उसे सही ढंग से क्यों नहीं खाते हो? क्या बताऊं राजकुमारी जी, मुझे इस पिंजरे में कैद हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मेरा मन भी आकाश में उड़ने को कर रहा है, लेकिन मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें बाहर की सैर करा के लाती हूँ। राजकुमारी नीला जादुई पक्षी को जंगल में ले जाती है और उसे पिंजरे से बाहर निकाल देती है। फिर जादुई पक्षी आसमान में उड़ने लगता है। उड़ते हुए जादुई पक्षी की नजर एक चमकते हुए पेड़ पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या यह पेड़ कोई जादुई पेड़ है? अरे राजकुमारी जी, उधर देखिए, यह पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या यह कोई जादुई पेड़ है? अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पेड़ ही है। चलो इसके पास चलते हैं। राजकुमारी नीला तथा जादुई पक्षी दोनों उस वृक्ष के पास जाते हैं। राजकुमारी नीला जैसे ही उस वृक्ष को स्पर्श करती है, तभी वह उस वृक्ष में समा जाती है। ये देखकर जादुई पक्षी हक्का बक्का रह जाता है। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? राजकुमारी तो पेड़ के अंदर चली गई। मुझे जल्दी से यह खबर राजा को देनी होगी। राजकुमारी नीला पेड़ के अंदर समाकर पाताल लोक पहुंच जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? अरे ये बाज तो कितना विशाल है। इतना बड़ा बाज तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी गरुड़ राजकुमारी नीला को अपने पीठ पर बैठाकर में उड़ जाता है और उसे एक गुफा के भीतर ले जाता है, जहां मायावी डायन खड़ी होती है। अरे कौन है आप और मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। चली जाना, इतनी जल्दी किस बात की है? तुम इस समय पाताल लोक में हो। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ से तभी बाहर जा सकती हो जब मैं चाहूंगी। यदि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? राजकुमारी जी, तुम्हें मेरे लिए अमृत लाना होगा। लेकिन ये अमृत कहाँ मिलेगा? ये अमृत तुम्हें नंगी चट्टानों की पहाड़ियों में मिलेगा। लेकिन ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? फिर मायावी राजकुमारी नीला को अमृत लाने का रास्ता बताती है। मायावी अमृत पीकर अमर होना चाहती थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। उस डायन ने उस विशाल गरुड़ को अपने वश में कर रखा था, जिससे वह सारे काम करवाती थी। मायावी की ये सारी बातें सुनकर राजकुमारी नीला वहां से अमृत लाने के लिए चल पड़ती है।
मुझे लगता है जरूर इस गुफा में ही अमृत होगा। चलो अंदर जाकर देखती हूँ। जैसे ही राजकुमारी गुफा के अंदर जाती है, एक चिता उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर जादुई पक्षी महाराज इंद्रजीत के पास पहुंचकर सारी बात बताता है। महाराज, वो वही पेड़ है जिसमें राजकुमारी समा गई है। ठीक है पक्षी, तुम यहीं पर रुको, मैं इस पेड़ के अंदर अकेला ही जाऊंगा। महाराज इंद्रजीत जैसे ही पेड़ को हाथ लगाते हैं तो वो भी उसी पेड़ के अंदर चले जाते हैं। तभी वही गरुड़ फिर से आता है और महाराज इंद्रजीत को भी उठाकर उसी मायावी डायन के पास ले जाता है। कौन है आप और मुझे यहाँ पर इस प्रकार लाने का क्या कारण है? मेरी राजकुमारी कहाँ है? अरे महाराज, आप चिंता न करिए, आप जल्दी ही अपनी राजकुमारी से मिलेंगे। उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। ठीक है मायावी, मुझे जल्दी से बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ। फिर मायावी महाराज इंद्रजीत से भी उसी अमृत को लाने की बात कहती है। ठीक है मायावी, मैं तुम्हें वह अमृत लाकर दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर महाराज इंद्रजीत अमृत लाने के लिए चल पड़ते हैं। महाराज इंद्रजीत चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी पुत्री की लाश पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये तो राजकुमारी नीला पड़ी है, लेकिन मेरी पुत्री को क्या हुआ? हे भगवान, मेरी पुत्री को तो किसी खूंखार चीते ने घायल कर दिया है। इसका मतलब उस दुष्ट मायावी ने मेरी पुत्री से भी वह अमृत लाने को कहा होगा। अब मैं उस मायावी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है इस गुफा में कोई खूंखार चीता भी है। मुझे ध्यान से आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर महाराज इंद्रजीत राजकुमारी नीला को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तभी खूंखार चीता उनके सामने आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर खूंखार चीता गुफा में आगे बढ़ता है। महाराज अपने तलवार से चीता की 2 टुकड़े कर देते हैं। महाराज इंद्रजीत जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी एक तीर बहुत तेज रफ्तार से राजा को छूकर निकल जाता है। तभी महाराज इंद्रजीत अपने कदम पीछे ले लेते हैं। अरे ये क्या, इस गुफा में तो तीर की वर्षा होने लगी। अब क्या करूं? अमृत तक कैसे पहुंचूं? अरे ये क्या, जब एक तीर इस दिशा से उस तरफ जाता है तभी दूसरा तीर उस दिशा से इस तरफ आता है। इसका मतलब यदि मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊं तो मैं अमृत तक पहुंच सकता हूं। इस प्रकार महाराज इंद्रजीत अपनी बुद्धि के बल पर उस चुनौती को भी पार कर जाते हैं। अरे वो रहा अमृत, चलो जल्दी से अमृत को ले लेता हूं। मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं इस अमृत को अपनी पुत्री को पिलाता हूं। ये सोचकर महाराज इंद्रजीत अपनी पुत्री को अमृत पिलाते हैं। अमृत पीते ही उनकी पुत्री जीवित हो जाती है। अरे पिताजी, आप यहाँ पर कैसे आ गए? पुत्री, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूं। फिर महाराज इंद्रजीत उस अमृत को खुद भी पी लेते हैं और बाद में बचा हुआ अमृत उस खूंखार चीते के मुंह में डाल देते हैं। अमृत मुंह में पड़ते ही चीता भी शांत हो जाता है और समझदार व्यवहार करने लगता है। महाराज इंद्रजीत खूंखार चीते को अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए जीवित किया है ताकि तुम फिर से इस अमृत की रक्षा करो। महाराज, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अरे नहीं नहीं चीता देव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारा फर्ज था। अब महाराज इंद्रजीत चलते हैं। महाराज इंद्रजीत उस बोतल में अमृत के स्थान पर एक तालाब से साधारण जल भर लेते हैं और मायावी के पास पहुंच जाते हैं। ये लीजिए मायावी, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आ गया हूं। अब मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। ही। अरे वाह राजा, तुम तो कितने बहादुर हो। ये अमृत आज तक कोई नहीं ला सका, जो भी गया वो लौट कर नहीं आया, और तुम तो अमृत लेकर आ गए। चलो चलो, जल्दी से मुझे यह अमृत दे दो। महाराज इंद्रजीत तुरंत ही उस मायावी को वह पानी से भरी हुई बोतल दे देते हैं।
मायावी तुरंत ही उस पानी को अमृत समझकर पी जाती है। हे मायावी, मैंने आपके कहे अनुसार आपको अमृत लाकर दे दिया। अब मुझे बाहर जाने का मार्ग बता दीजिए। इतनी भी जल्दी क्या है? अब मैं अमर हो चुकी हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आज से तुम दोनों भी मेरे गुलाम हो। अरे मायावी, ये तो सरासर धोखा है। मुझे यहाँ से जाने का मार्ग बताओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे मूर्ख राजा, अब मैं अमर हो चुकी हूँ। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये ले मेरे इस तलवार के वार को झेल। ये क्या हो गया? मैं तो अमर हो गई थी। इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया है। पानी पीकर खुद को अमर समझने वाली उस मायावी की मृत्यु हो जाती है। मायावी के मरते ही वह गरुड़ आजाद हो जाता है। महाराज, आपकी जय हो। आप तो बहुत वीर और बुद्धिमान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस मायावी की गुलामी से आजाद करा दिया। हे गरुड़, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो? जी महाराज, आप दोनों हमारी पीठ पर बैठ जाइए। मैं अभी आपको बाहर ले चलता हूँ। दोनों ही गरुड़ की पीठ पर बैठ लेते हैं और गरुड़ उन दोनों को लेकर एक दरवाजे के पास जाता है। महाराज, इसी दरवाजे के बाहर आपकी दुनिया है। यहीं से आप बाहर जा सकते हो। महाराज इंद्रजीत तथा राजकुमारी नीला दोनों गरुड़ का धन्यवाद करते हैं और उस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। महाराज इंद्रजीत अपनी पुत्री के साथ वापस अपने राज्य लौट आते हैं और जादुई पक्षी को उसके उदार स्वभाव के लिए पुरस्कृत करते हैं। ए पक्षी, यदि आज तुम न होते तो मैं कभी भी अपनी पुत्री को नहीं पा सकता था। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 1000 सोने की मोहरें देकर आजाद कर दीजिए। महाराज इंद्रजीत ने ऐसा ही किया। जादुई पक्षी को 1000 सोने की मोहरें देकर उसे विदा कर दिया। जादुई पक्षी वहां से उड़कर सीधा उसी वनराज के पास पहुंच जाता है। अरे मालिक, देखिए, मैं आ गया और आपके लिए उपहार भी लाया हूँ। वनराज जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और फिर वे तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।